आज का मेरा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अनफॉर्चुनेटली सीए फाइनल जनवरी 26 की एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए। जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। उनको अपनी प्रिपरेशन पे डाउट होने लग जाता है। उनको लगता है कि मैं सही ट्रैक पे भी हूँ या नहीं हूँ। तो ऐसे किस किस तरीके के डाउट्स आपको अभी आएंगे और उनको कैसे फिक्स करें, ये सब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियोज आप लोगों को मिल सके। सबसे पहला तो इश्यू ये आता है कि रिजल्ट सेटबैक को कैसे हैंडल करें। यानी जनवरी 26 अटेम्प्ट क्लियर न होने के बाद सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है। सिचुएशन को शांति से एक्सेप्ट करके स्मार्ट डिसीजन लेना है। आपको देखना कि कहाँ कमी रह गई और कमी हमें आगे उसको कैसे ओवरकम करना है। लेकिन पैनिक नहीं होना, क्योंकि पैनिक में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो हमेशा रॉन्ग होते हैं और शांति से सिचुएशन को चेक करके जो डिसीजन लिए जाते हैं वो हमेशा अच्छे डिसीजन होते हैं। दूसरा इश्यू कि फेल्यूर के बाद में जो सेल्फ डाउट आता है उसका क्या रीजन है। तो देखो, फेल होने के बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि बुक्स, टीचर्स, नोट्स और प्रिपरेशन ट्रैक सब गलत है। इस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर करें बहुत समझना जरूरी है। हो सकता है कि आपकी बुक्स गलत हो सकता है कि आपके टीचर्स गलत हों, आपके नोट्स गलत हों या प्रिपरेशन का ट्रैक गलत हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कैसे पता करोगे कि भाई इसमें से क्या गलती है। तो एक चीज ध्यान दो, अगर आपने पेपर दिया और आपका पेपर अच्छा हुआ, जो भी मैटर पढ़ के प्रिपरेशन करके आपने पेपर दिया और पेपर आपका अच्छा हुआ और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए, थोड़े बहुत देखो 2-5% मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं, तो वो तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं माने जाते हैं। लेकिन पता चला कि साहब एक्सपेक्टेड तो था मेरा 70 और आया मान लीजिए 50, या एक्सपेक्टेड था 50 और आए 30, तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन में और एक्चुअलाइजेशन में बहुत बड़ा गैप है। आप ये मान के चलें कि आपका मैटर गलत है। यानी आपने या तो प्रैक्टिकल की कंसेप्ट क्लियर नहीं करी या थ्योरी में आपने शॉर्ट नोट पढ़े हैं। तो जो मैटर पढ़ने के बावजूद पेपर सही हुआ फिर भी मार्क्स नहीं आए, तो मैटर ही गलत है, ये मान के चलें। और अगर आपका पेपर ही गलत हुआ था और फिर जो है आपका रिजल्ट नहीं आया, तो इस मामले में आपका मैटर भी गलत हो सकता है और आप लोगों की स्टडी भी वीक हो सकती है। तो ऐसे मामलों में देखो, कोशिश करें कि एक तो मेटल आईसीए के स्टडी मेटल को बेस बनाएं और दूसरा है कि आप उसको 4-5 बार रिवाइज करें। तो ये चीज कर लोगे तो इसका मतलब है कि आपका सेल्फ डाउट क्या है, क्या कमी रही है, वो चीज आपको समझना आसान हो जाएगा। तीसरा है कि साहब साइंटिफिक वे क्या है ये चेक करने का कि प्रिपरेशन सही थी या नहीं थी। यानी एक्सपेक्टेड मार्क्स और एक्चुअल मार्क्स का कंपैरिजन से ये पता चल जाता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है स्टडी मटेरियल में थी या रिवीजन स्ट्रेटेजी में थी। जैसा कि मैंने बताया कि भाई आप लोगों का पेपर अगर मान लीजिए सही हुआ और इसके बाद भी आप लोग नहीं पास हो पाए, तो इसका मतलब मैटर गलत है। मैटर को आप जरूर ठीक करें और मैटर आप ठीक कर लोगे तो इसका मतलब है कि अगली बार वो गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन इस चीज़ को आप शांति से सोचें। और अगर रिवीजन में कमी रही है, रिवीजन 1-2 बार ही हुआ है तो दिक्कत है, आपका 4 से 5 बार रिवीजन होना मस्ट है। 4-5 बार रिवीजन हो जाएगा तो सब चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। चौथा जो क्वेश्चन आता है वो कि स्टडी मटेरियल से पढ़ें या नोट से पढ़ें, क्या पढ़ना ज्यादा सही है। तो देखो, सिंपल सी बात है, आईसीए का जो स्टडी मटेरियल है वो आपका अल्टीमेट सोर्स है और शॉर्ट नोट्स हैं वो कई बार एग्जाम के लैंग्वेज से मैच नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है कि आईसीए जो पेपर देता है उसकी आंसर की भी आईसीए के स्टडी मटेरियल से बनती है, क्योंकि पेपर आईसीए के स्टडी मटेरियल जो होता है तो आंसर की भी आईसीए के स्टडी मटेरियल से बनती है, इवन कट पेस्ट होती है। अब आप ये मान के चलें कि आपने आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ा है, आपको पूरा याद रहे कि नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना भी रहेगा रिटर्न वो आईसीए के स्टडी मटेरियल से रहेगा। तो इसका मतलब है कि आपको पढ़ना आईसीए के स्टडी मटेरियल से ही है। अगर उसके शॉर्ट नोट्स बन गए तो पहली बात तो जैसे मान लीजिए कोई 1000 पेजेज है तो टीचर्स ने शॉर्ट नोट बना रखे हैं 100-200 पेज के, 10 से 20% के स्टडी मटेरियल शॉर्ट नोट बना रखे हैं। अब आप एक बात बताओ, आप जब पढ़ोगे ही 10 से 20% तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मतलब मेरे 50% मार्क्स आ जाएंगे। तो
स्टडी मटेरियल के बजाय अगर आप नोट से पढ़ते हो तो नोट से जो लिख के आओगे, एक तो लैंग्वेज बदल जाती है और मैटर भी काफ़ी कम हो जाता है। तो लैंग्वेज बदल गई तो भी मैच नहीं होगा, और मैटर कम हो गया तो आप किताब मैच करोगे क्योंकि चीज़ें लिखी नहीं है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम आती है। इसलिए अल्टीमेटली आप ICAI का स्टडी मटेरियल काम में लो, बाकी चीज़ें काम में मत लो। एक अगला क्वेश्चन आएगा कि जो कमिंग अटेम्प्ट है मई, तो उसका अगला सितंबर, तो मई अटेम्प्ट चूज करें या सितंबर अटेम्प्ट चूज करें? तो देखो, आपका फरवरी गया, अप्रैल यानी फरवरी आपका गया, और अब आपके पास में मार्च और अप्रैल 2 महीने का टाइम बचेगा, और सितंबर में आपका 6 महीने का टाइम बचेगा। तो अगर मान लीजिए आप बहुत बॉर्डरलाइन से अगर अटके हैं, जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 100 में से 50 चाहिए, 50 के बजाय 40 आ गए, के आसपास तक आ जाते हैं, 40 के आसपास तक आ जाते हैं, तो बेटर है कि आप लोगों को 2 महीने में प्रिपेयर करके और यही अटेम्प्ट दे लो सितंबर। लेकिन अगर ज़्यादा गैप आ रहा है, मान लीजिए आपके तो 100 में से 20 मार्क्स आए, 25 आए, 30 मार्क्स आए, इसका मतलब गैप ज़्यादा है, 4-5 बार रिविजन करके दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, और जल्दीबाजी करोगे तो फिर दिक्कत है। छठा इशू आता है कि अब अगले एग्जाम एक ग्रुप दूं या दोनों ग्रुप दूं, स्मार्ट डिसीजन कैसे लें, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, सिंपल सी बात है, एग्जाम सिर्फ देने के लिए नहीं होती है, एग्जाम केवल और केवल आप पास होने के लिए दो। अगर आपको लगता है कि मैं जो भी अटेम्प्ट चूज कर रहा हूं, चाहे मई चूज करूं या सितंबर चूज करूं, उसमें मेरा एक ग्रुप ढंग से तैयार हो सकता है, 4-5 बार रिवीजन हो सकता है, तो इसका मतलब एक ग्रुप के एग्जाम दूं। और अगर मान लीजिए मेरे को लगता है कि दोनों ग्रुप का रिवीजन कर सकता हूं, 4-5 बार दोनों ग्रुप दूं। और अगर मान लीजिए आप अगला एग्जाम देते हैं सितंबर, तो भी ये चेक करें कि भाई मैं दोनों ग्रुप को 4-5 बार रिवाइज कर सकता हूँ, एक ग्रुप को 4-5 बार रिवाइज कर सकता हूँ। आप जो भी ग्रुप दो, एक दो चाहे दोनों दो, लेकिन 4 से 5 बार रिवीजन अब हो जाना चाहिए, तो फिर आप पास हो जाओगे। अगर आप एक एक रिवीजन करके जाओगे, 2-2 रिवीजन करके जाओगे, तो ये मान लो कि पास होने की बहुत पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 रिवीजन करते हो तो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है, 4 रिवीजन में 10% पॉसिबिलिटी है, लेकिन 5 रिवीजन अगर आपने कर दिए तो 100% पॉसिबिलिटी है। तो इतना रिवीजन तो कम से कम होना ही चाहिए 100% पास होने के लिए। तो अल्टीमेटली आप अपनी जो शांति से बैठ के आप अपनी कमियां ढूंढो, कमियां ढूंढ के और एक वाइज डिसीजन लो, और डिसीजन लो पास होने के लिए। केवल एग्जाम देने के डिसीजन मत लो, ऐसा डिसीजन लो जिससे कि पहली बार में कमिंग जो भी एग्जाम दो उसमें 100%